जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। इनमें पहला कारक है जीन विनिमय केजमा निर्माण पर निर्भर करता है और केजमा का बनना वातावरणीय तथा शरीर की कार्यात्मक जो साइकोलॉजिकल क्रियाओं पर निर्भर करता है। दूसरा है उम्र बढ़ने के साथ केजमा बनने की आवृत्ति घट जाती है। और तीसरा है तापक्रम बढ़ने से केजमा निर्माण की आवृत्ति बढ़ जाती है। और चौथा है विविध रसायनों के प्रभाव से भी केजमा की आवृत्ति बढ़ती या घटती है। इसी प्रकार पांचवा जीन्स के जो बीच की दूरी बढ़ने या घटने पर केजमा निर्माण की आवृत्ति बढ़ती या घटती है। इस प्रकार जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं। इसके बाद देखते हैं क्रॉसिंग ओवर का महत्व। पहला महत्व है क्रॉसिंग ओवर या विनिमय के कारण जीवों में नए गुणों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके कारण जीवों में विभिन्नता पैदा होती है जिससे जैव विकास में मदद मिलती है। इसी प्रकार दूसरा है क्रॉसिंग ओवर का आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग करके कुछ वैज्ञानिक पादपों एवं जंतुओं की अधिक उत्पादक जो जातियों के उत्पादन में लगे हुए हैं। इसी प्रकार तीसरा महत्व है जिन क्रॉसिंग ओवर का कि विनिमय का उपयोग करके गुणसूत्र के जीन्स के जो मानचित्र बनाने में भी मदद मिलती है। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं क्रॉसिंग ओवर का उपयोग करके नए जीन संयोजन को पैदा भी करने में लगे हैं, जिससे इच्छित संततियों को पैदा करने में मदद मिलती है। इच्छित का मतलब है जो नए अपने इच्छानुसार नए संतति है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं जीन विनिमय की विशेषताएं। जीन विनिमय की विशेषताएं में 4 अर्ध गुणसूत्रों में से केवल 2 में ही जीन विनिमय होता है, शेष 2 अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार दूसरा है एक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्रों में जीन विनिमय नहीं होता। इसी प्रकार तीसरा विशेषताएं हैं कि केजमेटा की संख्या युग्म गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है। इसी प्रकार चौथा विशेषता इस प्रकार है कि समजात गुणसूत्र पर दूर स्थित जीनों में जीन विनिमय की जो संभावना है वो पास स्थित जीनों से अधिक होती है। इस प्रकार जीन विनिमय की विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नता क्या होती है? वेरिएशन। ठीक है, तो आनुवंशिक में विभिन्नता देखेंगे तो जीव अपने जनकों के समान पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होते रहते हैं, यह एक सत्य बात है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी 2 जीव एक समान नहीं होते। ठीक है, यानी जीव प्रत्येक जीव अपने जनकों के समान पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो एक दूसरे के समान नहीं होते। यदि एक ही जनक की 2 या अधिक जो संतानें हैं तो वे अपने जनकों के समान होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, ये बात सही है। फिर जीवों के जो इस लक्षण को व्यक्तिगतता या इंडिविजुअलिटी कहते हैं। इसी प्रकार एक जाति और एक ही जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो हर एक जीव की जो नई संतान आती है वो अपने हर पीढ़ी में अपने जनकों के समान पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ न कुछ उसमें विभिन्नताएं होती है। ठीक है, तो इसको विभिन्नता कहेंगे। इसी विभिन्नता के कारण ही हम विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी अलग अलग पहचान उसको अलग अलग पहचान सकते हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बावजूद कोई भी 2 व्यक्ति हूबहू एक दूसरे के समान नहीं होते।
बल्कि उनकी बनावट, व्यवहार, रंग इत्यादि में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है, जिसके द्वारा हम उनकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो विभिन्नता के जो प्रकार है वो आनुवंशिक विभिन्नता, हेरिडेटी वेरिएशन, और वातावरणीय विभिन्नता, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो पहले हम देखेंगे आनुवंशिक विभिन्नताएं, हेरिडेटी वेरिएशन क्या है। तो आनुवंशिक विभिन्नता के जो कारण है उसको देखेंगे। पहले आनुवंशिक विभिन्नता क्या होती है, हेरिडेटी वेरिएशन। वह विभिन्नताएं जिसकी वंशागति की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने से होती है, आनुवंशिक विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, यह वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। आनुवंशिक विभिन्नता और गुणों का नियंत्रण या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना आनुवंशिक पदार्थ या इकाई के कारण होता है, जो जीन के रूप में केंद्रक के गुणसूत्रों के जो क्रोमोनीमेटा पर स्थित होते हैं और जो रासायनिक अणु डीएनए के बने होते हैं। इनकी व्यवस्था, संख्या एवं विन्यास इत्यादि में परिवर्तन के कारण ही आनुवंशिक विभिन्नताएं पैदा होती है। जैसे बालों का रंग, त्वचा का रंग, आँख का रंग, रक्त के प्रकार इत्यादि जो आनुवंशिक विभिन्नताओं के उदाहरण हैं। जीनों की व्यवस्था, संख्या, विन्यास, संरचना इत्यादि में जो परिवर्तन लैंगिक प्रजनन के समय अनियमित विभाजन या पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन जो होता है, या कई वातावरणीय कारकों के जो कारण होता है, तो इस प्रकार से आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है। इसके बाद जो आनुवंशिक विभिन्नता के कारण देखते हैं तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला कारण इसमें है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, इसको पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। तो जब किसी जीव की मूल गुणसूत्र संख्या बदल जाती है तब इसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। गुणसूत्रों की जो संख्या बदल जाने के कारण इनके जो आनुवंशिक पदार्थ जो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं वो बदल जाते हैं, जिसके कारण जीव अपने जनकों से भिन्न हो जाता है। जैसे जब मनुष्य में 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाता है तब टर्नर जो संलक्षण वाली मादा पैदा होती है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा कारण है जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। तो ये क्या होता है, जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण भी आनुवंशिक जो भिन्नताएं हैं वो पैदा होती है। इसके बाद तीसरा है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, क्रोमोसोमल जो एब्रेशन है उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण जीनों के जो विन्यास तथा संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे एक ही जाति के जीवों में विविधता पैदा होती है। ठीक, एक ही जाति के जीव है लेकिन उसमें विविधता पैदा हो जाती है, वो गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद चौथा देखते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये होता क्या है, लैंगिक जनन के समय होने वाली जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण होने वाले जीन जो पुनर्योजन है, जीन रिकॉम्बिनेशन जो है, तथा निषेचन के समय दो युग्मकों के मिलने के कारण भी आनुवंशिक विभिन्नता पैदा होती है। ठीक है, जो विभिन्नता का दूसरा कारण है वातावरणीय विभिन्नताएं, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। वह विभिन्नताएं जिसकी वंशागति नहीं होती बल्कि वातावरण कारकों जैसे ताप, नमी, प्रकाश, भोजन की प्रकृति इत्यादि के कारण पैदा होती है, वातावरणीय विभिन्नता कहलाती है। उदाहरण स्वरूप संतुलित और असंतुलित भोजन करने वाले जंतुओं में अंतर वातावरणीय विभिन्नता के कारण होती है, क्योंकि वातावरणीय विभिन्नता जीव के व्यक्तिगत विकास के दौरान पैदा होती है और आनुवंशिक न होने के कारण उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस कारण इसे उपार्जित विभिन्नता भी कहते हैं। इसके बाद वातावरण विभिन्नता उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उसमें प्रमुख है मृदा, तापमान, प्रकाश, जल, जैविक आदि।
इसके बाद हम देखते हैं संकर ओज, हाइब्रिड वेगर और हेटेरोसिस ये होता है। तो जो संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति को संकर ओज कहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप संकर अपने कुछ लक्षणों में जनकों की अपेक्षा उत्तम होता है, जैसे अधिक उपज, अधिक आकार, तीव्र वृद्धि, रोग प्रतिरोधक इत्यादि। सामान्य रूप से संकरण के बाद संकर ओज इतना अधिक होता है कि इसके आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए सांख्यिकी जो परीक्षणों की आवश्यकता नहीं होती, तथा इनका प्रयोग सीधे फसलों के रूप में किया जाता है, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, प्याज, टमाटर इत्यादि। पादपों के अलावा रेशम के कीड़ों, कुक्कुटों, सुअरों आदि में भी संकर ओज का प्रयोग आजकल व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे उत्पादकता को बढ़ाने में व्यापक सफलता मिली है। प्रयोगों के बाद संकर ओज के संबंधों में 2 महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त किया गया, जो इस प्रकार है। पहला है संकर ओज का सीधा संबंध पितरों में जो आनुवंशिक विभिन्नता से होता है, और दूसरा है संकर ओज का विकास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस प्रकार आनुवंशिक विभिन्नता में ये सारे बातें आती है। ठीक है, इसके बाद इसी इकाई में हम लोग नेक्स्ट भाग देखेंगे। इसमें 15वां भाग है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, इसको देखेंगे। ठीक है, पादप प्रजनन क्या होता है, ये इकाई का 14वां भाग कंप्लीट होता है। 15वां नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।